आज हम लोग ASP.NET की एप्लीकेशन के अंदर इमेजेस को देखेंगे कि इमेजेस किस तरीके से मैनिपुलेट कर रहे हो तो आप लोग। क्योंकि आप जो भी एप्लीकेशन बनाओगे .NET के अंदर तो उसमें इमेजेस का आपको यूज करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके पास एक सोशल नेटवर्क साइट है तो उसमें ये कि आप पोस्टिंग करोगे, इमेजेस को पोस्ट करोगे, इवन यूजर की प्रोफाइल बनेगी तो वहाँ पर भी उसकी प्रोफाइल इमेज तो लाख में लग रही होती है। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्रूड पे तो काफी बात करी है, डिफरेंट अप्रोचेस से हमने उसको देखा है कि कोड फर्स्ट के थ्रू किस तरीके से क्रूड एप्लीकेशन बन रही होती है, मॉडल फर्स्ट के थ्रू कैसे बन रही होती है और डेटा फर्स्ट के थ्रू किस तरीके से आप क्रिएट कर रहे होते हो। आज हम जो अप्रोच यूज करेंगे वो यूज करेंगे डेटा फर्स्ट अप्रोच, यानी कि डेटाबेस पहले बना लेंगे अपना एक छोटा सा टेबल होगा हमारा। उस टेबल के अंदर डिफाइन कर देंगे कौन कौन सी फील्ड्स हमारी, मतलब इम्प्लॉय नेम, इमेज और इस तरीके से कुछ फील्ड्स आ जाएंगे हमारी। और फिर उस टेबल को देखते हुए मॉडल क्लास बनेगी हमारी, जैसा कि आपको पता है। और फिर हम उसमें नई चीज सिर्फ ये देखेंगे कि जो इमेजेस है उसको किस तरीके से टैकल करना है हमारे को। इमेजेस को टैकल करना ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो ये आज हमें देखना है। बाकी ऑलमोस्ट कोडिंग हमारी 99% सेम कोडिंग है जो कि हम करते हुए आ रहे हैं। बस 1% कोडिंग जो है ना वो हमारी अलग होगी, क्योंकि उसमें हम इमेजेस का पार्ट कवर कर रहे होंगे। तो हम स्ट्रेट चलते हैं पहले डेटाबेस की तरफ। डेटाबेस पे आने के बाद यहाँ पे डेटाबेस को एक्सपेंड करता हूँ मैं, और मैं यहाँ पे न्यू डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ। न्यू डेटाबेस, इसका नाम दे रहा हूँ मैं क्रूड विथ इमेजेस। ये मेरे डेटाबेस का नाम है, ठीक है। कुड बी एनीथिंग, इसका कोई मतलब खास तो इशू नहीं है, नाम आप कोई भी दे सकते हो। इसमें हम एक टेबल क्रिएट करेंगे जो कि एम्प्लॉय के हवाले से होगा। तो टेबल क्रिएट करने के लिए डेटाबेस को एक्सपेंड करते हैं, टेबल के फोल्डर पे आते हैं, राइट क्लिक करते हैं, न्यू टेबल, आईडी, और उसके बाद हम नेम कर लेते हैं जो कि वॉर्चार में होगा। डेजिग्नेशन कर लेते हैं विच इज ऑल्सो वॉर्चार। और एट लास्ट हम यूज करेंगे इमेज अंडरस्कोर पाथ। इमेज पाथ का मतलब ये है कि डेटाबेस में एक चीज नोट करें, कभी भी इमेज नहीं जाएगी, सिर्फ इमेज का पाथ जाएगा, लोकेशन जाएगी कि इमेज है कहाँ पे। इमेज एक्चुअल में आपके वो फोल्डर जो बनते हैं, बूटस्ट्रैप का फोल्डर हो गया, आपका व्यूज का फोल्डर हो गया, उन्हीं में से एक हम फोल्डर क्रिएट करेंगे फॉर आवर इमेजेस। क्योंकि इमेजेस हम, क्योंकि फिजिकल इमेज है ना वो तो स्टोर करनी है हमारे को अपने फोल्डर के अंदर। डेटाबेस में एसक्यूएल में सिर्फ उसका पाथ जाता है, उसके एड्रेस जाता है कि इमेज को आएगी कहाँ से, लोकेशन जाती है खाली। अच्छा, आपकी कोई लोकेशन होगी तो इस तरीके से होगी, सी ड्राइव स्लैश डेस्कटॉप स्लैश, इस तरीके से कोई लोकेशन बनेगी हमारी। तो विच मीन्स ये वॉचर टैब हम इसमें यूज करने वाले हैं, क्योंकि जो लोकेशन होती है हमारी वो अल्फान्यूमेरिक में आएगा डेटा उसके अंदर वॉचर। और इसकी जो लिमिट है ना, मैक्स लिमिट, वो हम कर देंगे मैक्स। इसका मतलब ये कि हो सकता है एड्रेस काफी लंबा बन जाए हमारा, तो उसमें हम कोई लिमिट डिफाइन नहीं कर रहा, मैक्स कर देता हूँ उसको। और एक चीज को लाजमी नोट कर ले कि आईडी को आपको प्राइमरी की लाजमी कर देना है, ताकि आपकी आईडी ऑटोमेटिकली यूनिक हो जाए। और ऑटो इनक्रीमेंट की फीचर भी इसमें ऐड कर दें। उसके लिए आप थोड़ा सा बॉटम पे स्क्रॉल करोगे, आपको ऑप्शन मिलेगा आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन, इस पर आप डबल क्लिक करें। और इस आइडेंटिटी के ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे तो यस हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। इसका मतलब ये है कि आपकी आईडी की फील्ड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रही होगी। सेव करते हैं, इसका नाम सिंपल में एम्प्लॉय कर दिया एंड सेव। तो यही काम था बस डेटाबेस का हमारा। अब स्ट्रेट चलते हैं हम अपने एप्लीकेशन की तरफ। और क्योंकि डेटाबेस तो बना चुके हैं ना, तो हमें डायरेक्ट अब एंटिटी को इंस्टॉल करना है। और एंटिटी को इंस्टॉल करने के बाद हम यहाँ पे डेटाबेस जो हमने बनाया है उसकी जो इमेज होती है उसको डिस्प्ले करा लेंगे अपने ईडीएमएस डायग्राम के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मॉडल पे जाना है, राइट क्लिक, ऐड न्यू आइटम। यहाँ से आप डेटा के टैब को सर्च कर लो, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है ADO.NET इंटीग्रेटेड डेटा मॉडल, इसके ऊपर हम पहले ये बात कर चुके हैं। ये एक समझ लो आपका मैकेनिज्म है जो कि आपके एसक्यूएल के टेबल को दिखेगा, और उसको देखते हुए आपकी प्रोडक्ट क्लास जनरेट कर देगा .NET के एप्लीकेशन के अंदर। नाम इसका आप कुछ भी रख सकते हो, मैं मॉडल 1 ही रहने दूंगा, आगे इसको स्विच नहीं कर रहा, बल्कि इसका नाम चेंज करके मैं EMP मॉडल कर लेता हूँ, क्योंकि एम्प्लॉय के लिए हम काम कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे 3-4 अप्रोचेस है इसकी कि आप कहाँ से डेटाबेस यूज करने वाले हो। तो मैं डेटाबेस फ्रॉम, यानी कि EF डिजाइनर फ्रॉम डेटाबेस, यानी कि एंटिटी फ्रेमवर्क जो बनेगा हमारा, जो टेबल्स वगैरह लेके आएगा वो डेटाबेस से लेके आएगा, क्योंकि हम डेटाबेस ऑलरेडी बना चुके हैं। नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, कनेक्शन पूछ जाएगा, बिल्ट इन मेरे पास कनेक्शन बना हुआ है, लेकिन अगेन मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ कनेक्शन किस तरीके से बनाना होता है। आपको न्यू पे क्लिक करें और सर्वर नेम डालें हम। अब सर्वर नेम यहाँ पे कौन सा है, आपके एसक्यूएल सर्वर का नाम है। एसक्यूएल सर्वर पे चलते हैं, और जैसे ही आप अपनी विंडो को फर्स्ट टाइम कनेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपके सामने सर्वर नेम आ रहा होता है। इसको कॉपी कर लें आप, जो भी नाम आएगा आपका, और यहाँ पे आगे कर दें पेस्ट। और फिर इसके बाद जब डेटाबेस के आप टेबल को एक्सपेंड करोगे तो आपके सामने वो एसक्यूएल सर्वर में जो डेटाबेस बने हुए थे वही सारे डेटाबेस यहाँ पे डिस्प्ले में शो हो रहे होंगे। हमारे डेटाबेस का नाम था क्रूड विथ इमेजेस, इसको सेलेक्ट कर लें, एक दफा टेस्ट कर लेते हैं। कनेक्शन अगर सक्सीड हो चुका है तो फिर हम कंटिन्यू करेंगे आगे। नेक्स्ट,
अगेन इसने स्ट्रिंग क्रिएट कर दी मेरे पास और ये बोल रहा है कि मैं स्ट्रिंग को ऐड कर दूंगा वेब कॉन्फिग फाइल में, विच इज ऑल्सो गुड, हम कर देंगे नेक्स्ट। अब इस पॉइंट पे हमसे पूछा जा रहा है क्योंकि सारा काम जो होगा एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू होगा, तो एंटिटी फ्रेमवर्क का आपको जो वर्जन है कौन सा इंस्टॉल करना है, 6 पॉइंट समथिंग या फिर 5, तो मैं 6 की तरफ ही जाऊंगा जो लेटेस्ट वर्जन है। और ये अब हमारे लिए जो उस डेटाबेस जो हमने सेलेक्ट किया हुआ था उसमें जो भी टेबल था वो उसने शो करा दिया। अभी जो सिंगल एक ही टेबल था इसलिए एक ही शो हो रहा है, और मल्टीपल टेबल होते तो सारे शो हो जाते। फिर आपको जो भी डिजायरेबल टेबल होता है आप उसको सेलेक्ट कर लेते और उसके लिए अपना मॉडल क्लास क्रिएट कर लेते। फिलहाल मेरे पास एक ही टेबल है, इसको मैं ऐसे ही रहने दूंगा, चेक करना लाजमी है और कर दें फिनिश। अब जैसे आप फिनिश करेंगे तो ये एक दो दफा आपसे कंफर्मेशन पूछेगा इस चीज़ की, तो उसका थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। ये बैकग्राउंड पे दो तीन काम कर रहा होगा, एंटिटी फ्रेमवर्क को डाउनलोड भी कर रहा है और जो डेटाबेस हमने सेलेक्ट किया हुआ है उसकी क्लास भी जनरेट करवा रहा है, तो इट में टेक लिटिल बिट टाइम। ओके, एज यू कैन सी हमारे पास जो है ईडीएमएस डायग्राम आ गई है और नोट्स डायग्राम हमारे पास इसकी मॉडल क्लास भी आ चुकी होगी। देखिए ये हमारे पास इसकी मॉडल क्लास है। अच्छा ये तो कॉन्टेक्स्ट क्लास है ना हमारी, मॉडल दिस वन, ये हमारे पास आ गया मॉडल क्लास। वही सारी फील्ड्स है, आईडी, नेम, डेजिग्नेशन और इमेज पाथ, जो कि हम लोगों ने डेटाबेस में सेलेक्ट करी थी। अच्छा अब इसके बाद आपको स्ट्रेट जाना है कंट्रोलर की तरफ, क्योंकि हमें जो भी काम करते हैं कंट्रोलर के थ्रू कर रहे होते हैं। तो राइट क्लिक ऑन द कंट्रोलर फोल्डर, ऐड कंट्रोलर, सिलेक्ट ऑन एम्प्टी कंट्रोलर, देन ऐड। नाम में इसका सिलेक्ट कर रहा हूँ होम, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कंट्रोलर मुझे होम ही मिल रहा होता है। Okay, after creating the controller, we have to create an object for our DB contest class. This one. तो इस क्लास का जो भी नाम था मेरे पास, ये नाम है, ठीक है, क्रूड विद इमेजेस एंटिटीज। कॉपी कर लें आप और इसका आप बनाएं ऑब्जेक्ट अपने कंट्रोलर के अंदर। कंट्रोलर में चलते हैं। अब ऑब्जेक्ट बनाने की लोकेशन अब डिपेंड करता है उस, यानी कि ऑब्जेक्ट का मतलब है पूरी क्लास से हम डेटाबेस के मैनिपुलेशन करना चाह रहे होंगे। सिर्फ अगर इंडेक्स व्यू पे मैनिपुलेशन करनी है तो इंडेक्स के अंदर ऑब्जेक्ट बना लो, लेकिन मुझे तो अपडेट भी करना होता है, डिलीट भी करना होता है। मैं कंप्लीट क्रूड एप्लीकेशन क्रिएट करके दिखाऊंगा। तो उसका मतलब ये है कि आप टॉप पे कर लो, ऑब्जेक्ट की क्रिएशन आप किसी भी इंडेक्स व्यू से बाहर कर लो। इससे ये होगा कि ओवरऑल दी एंटायर एप्लीकेशन हमारा इस डीबी को हम यूज कर पा रहे होंगे, चाहे वो इंडेक्स के अंदर हो, अबाउट के अंदर हो, या आपका कॉन्टेक्ट व्यू आता है उसके अंदर, कहीं पे भी हम इसको यूज कर सकते हैं इस डीबी को। अच्छा अभी जो मेरे पास एरर है वो इस हवाले से है क्योंकि जो कॉन्टेक्स्ट क्लास है मेरी वो मॉडल के फोल्डर के अंदर है और हम मौजूद है कंट्रोलर के फोल्डर में, तो हमें इसका नेम स्पेस ऊपर ऐड करवाना पड़ेगा। इसके लिए आप इस छोटे से आइकन पे आएंगे, क्लिक करेंगे और ये मॉडल खुद ही आपको सजेस्ट कर रहा होगा कि आप ऐड करा दें। आप ऐड करा देंगे तो ये टॉप के ऊपर कुछ इस तरीके से आपका मॉडल की रेफरेंस को ऐड करा दी, जस्ट लाइक बूटस्ट्रैप में हम लोग रेफरेंस ऐड करते हैं बूटस्ट्रैप का अपना। अच्छा इतना करने के बाद जो व्यू मुझे मिल रहा है वो इंडेक्स का व्यू मिल रहा है। इंडेक्स पे मुझे ये करना होता है, डेटा को डिस्प्ले करना होता है, तो इसके लिए हम वही अपनी बेसिक्स लॉजिक यूज करेंगे। वार डेटा इक्वल टू डीबी डॉट। अब डीबी डॉट का मतलब ये कि जो भी मेरे पास इस एंटिटी जो है मेरे पास बनी है, जो भी मेरे कॉन्टेक्स्ट क्लास बनी है, इससे जो भी रिलेटेड डेटाबेस के टेबल्स हैं, अभी तो एक ही टेबल एम्प्लॉय आएगा तो वो आ रहा होगा, यहाँ पे सर्च करते हैं, एम्प्लॉय आ गया। इस पूरे एम्प्लॉय को कन्वर्ट करो लिस्ट के अंदर टू लिस्ट और स्टोर कर दो कहाँ पे, डेटा टाइप के वेरिएबल के पास। मतलब ये कि एम्प्लॉय का कंबाइंड डेटा उठेगा, कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, डेटा के वेरिएबल के पास। बार डेटा मतलब सिंपल वेरिएबल है, और इसी डेटा को हम पास कर देंगे अपने व्यू के साथ। इसका मतलब ये हो गया कि अब जब भी व्यू बनेगा इंडेक्स का तो ये बनेगा स्ट्रॉन्गली टाइप व्यू, मतलब ये अपने साथ डेटा लेके आ रहा होगा जो कि एम्प्लॉय का डेटा होगा एक्चुअल में। अभी तो खैर डेटा अवेलेबल नहीं है तो एम्प्टी होगा। फिलहाल हम बनाते हैं इसका व्यू। अच्छा व्यू क्योंकि हम बनाएंगे टेम्पलेट को यूज करते हुए ताकि हमें कोडिंग कम से कम करनी पड़े, तो टेम्पलेट हम यूज कर लेंगे यहाँ पे इंडेक्स। इंडेक्स के लिए होता है लिस्ट का व्यू, क्योंकि लिस्ट में हमने कन्वर्ट किया डेटा को तो हम लिस्ट का ही व्यू यहाँ पे क्रिएट करेंगे। इसमें ये होगा बेसिक जो बूटस्ट्रैप क्लासेस वगैरह है वो आ जाएंगे हमारे पास। अच्छा मॉडल क्लास के किसके लिए बन रहा है ये व्यू, वो बन रहा है एम्प्लॉय के लिए, और कॉन्टेक्स्ट क्लासेस की एक ही होती है, जिसका हमने देखो ऑब्जेक्ट बनाया वही क्लास हमने यहाँ पे भी लिखनी होती है। अच्छा इसके बाद आप कर दें ऐड इसको, तो ये आपके लिए इंडेक्स का व्यू क्रिएट कर देगा। ओके यहाँ पे हमारे पास जो है व्यू क्रिएट हो गया आई है, जो कि बेसिकली हमारा जो व्यू है एम्प्लॉय के ऊपर बेस कर रहा है। एम्प्लॉय की जो भी फील्ड्स होंगी उसके ऊपर यहाँ पे डिस्प्ले होती हुई हमें नजर आ रही होंगी। अच्छा इसको फर्दर एग्जीक्यूट करने से पहले बुकशेप को भी हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो
बूटस्ट्रैप को डाउनलोड करने के लिए प्रोजेक्ट पे चलते हैं और यहाँ पे एक ऑप्शन होगा हमारे पास मैनेज न्यू गेट पैकेजेस का। यहाँ से आप कोई भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी डाउनलोड कर सकते हो, जैसा एक बूटस्ट्रैप, जेक्वेरी, एंगुलर एंड सो फोर्थ। सर्च करते हैं सिंपल बूटस्ट्रैप। So from this point you can download Bootstrap as well. ओके, बूटस्ट्रैप को सक्सेसफुली डाउनलोड करने के बाद हम स्विच करेंगे अगेन अपने व्यू की तरफ। पहले इस एप्लीकेशन की एग्जीक्यूशन दिखा दूं मैं कि किस तरीके से एप्लीकेशन का व्यू नजर आ रहा है हमारे को, फिर इसमें मॉडिफिकेशन क्या करनी है उसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे हमारे पास जो टेबल था उसका जो है एक ब्लू प्रिंट नजर आ रहा है कि यहाँ पे नेम के नीचे नेम प्रिंट हो रहे होंगे, डेजिग्नेशन आ रही होगी हमारी और इमेज का पाथ आ रहा होगा। अच्छा, इसको कुछ चेंज करना है हमारे को व्यू के अंदर कि इमेज पाथ नहीं लिखना है, हमें लिखना है यहाँ पे बेसिकली इमेज चाहिए, हमें लिखा हुआ इमेज आ रहा हो और बाकी सब चीज़ें ठीक है। क्रिएट पे चलते हैं। अच्छा, क्रिएट का भी व्यू अवेलेबल नहीं है तो क्रिएट का भी पहले व्यू क्रिएट कर लेता हूँ मैं। होम कंट्रोलर पे आएंगे दोबारा और यहाँ पे इंडेक्स व्यू तो बन गया हमारा। अगेन एक और व्यू क्रिएट करता हूँ मैं, पब्लिक एक्शन रिजल्ट क्रिएट और यहाँ पे करा देंगे रिटर्न व्यू। ठीक है, अब हम डायरेक्ट क्रिएट नहीं करा रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि जब डेटा क्रिएट व्यू जब बने हमारे पास तो वो जो हमारे पास फॉर्म है यानी कि नेम है, डेजिग्नेशन है और इमेज है, उसके लिए कुछ टेम्पलेट बना के लिया है। तो जब व्यू बनाओगे आप इसका तो इसमें भी आप टेम्पलेट यूज करो, ऐड MVC5 व्यू और यहाँ पे वो बात आप क्रिएट के लिए क्रिएट ही टेम्पलेट यूज करेंगे। क्लास कुछ ही चाहिए आपसे, एम्प्लॉय क्लास आपको सिलेक्ट करनी है, कॉन्टेस्ट ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लिया इसने एंड क्रिएट। अच्छा, क्रिएट व्यू तो बन गया, लेकिन क्रिएट व्यू में एक इशू ये होगा कि यहाँ पे हमारे पास जो इमेज पाथ है ना उसमें इसने बना के दिया होगा हमारे को एडिटर 4 आपको पता है क्या होता है, इनपुट टाइप टेक्स्ट होता है। मैं आपको इसका आउटपुट भी दिखा दूँ कि किस तरीके से क्रिएट व्यू बना के दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इमेज पाथ के लिए इसने ऑप्शन दिया है वो दिया है टेक्स्ट फील्ड, जो कि गुड नहीं है क्योंकि हम चाह रहे हैं यहाँ पे फाइल ब्राउज का ऑप्शन है, बटन पे क्लिक करें, विंडो ओपन हो जाए जहाँ से हम अपनी इमेज को सिलेक्ट कर सकें। कन्वर्ट करना है इसको उसके अंदर, बाकी चीज़ें ठीक है हमारी नेम वगैरह, तो कंटिन्यू करते हैं हम इसको। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये करना है कि मॉडल पे थोड़ी चेंजेस करनी होती है। मॉडल पे चलते हैं अपने, यहाँ पे फील्ड्स नजर आ रही है, वो 4 फील्ड्स हैं जो कि हमने टेबल के लिए बनाई थी अपनी, लेकिन यहाँ पे हमें एक और फील्ड ऐड करनी है, इमेज के लिए स्पेसिफिक होती है ये, और उस फील्ड का मैं नाम यहाँ पे रखूंगा पब्लिक स्ट्रिंग। अच्छा, इसकी टाइप स्ट्रिंग नहीं आएगी, सॉरी, इसकी टाइप एक अलग ही टाइप होती है, HTTP पोस्टेड फाइल बेस होता है इसका नाम, HTTP पोस्टेड फाइल बेस। और इसका जो हम नाम रखने वाले वो रखने वाले इमेज फाइल। ये एक नई प्रॉपर्टी बन रही है और इसके अंदर भी गेट सेट की प्रॉपर्टीज होंगी, गेट एंड सेट। अब ये जो HTTP फाइल बेस बना है, क्यों बनाया है, इसका रीजन ये है कि हमें 2 काम करने हैं। बेसिकली इमेज का पाथ जो जाएगा वो इस फील्ड से चला जाएगा, लेकिन एक्चुअल में मुझे इमेज को भी मूव करवाना है और अपने इसी मेन प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर लेके आनी है कहीं ना कहीं इमेज। तो वो काम करेगा हमारा ये, यानी कि इमेज को मैनेज करने के लिए 2 प्रॉपर्टी काम करेंगी। एक प्रॉपर्टी वो जो कि डेटाबेस के अंदर पाथ लेके जा रही होगी और सेकंड प्रॉपर्टी वो जो कि एक्चुअल में हमारी फिजिकल इमेज को उठा के हमारे फोल्डर में लेके आ रही होगी। दोनों काम हमारे ये जरूरी है। अच्छा, ये हो गया। और सेकंड चीज ये करनी थी मुझे, मैंने कहा था नाम चेंज करना है, इमेज पाथ नहीं चाहिए मुझे, सिंपल चाहिए इमेज लिखा हुआ हो, प्रोफाइल इमेज कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे आप ये कर सकते हो कि हर फील्ड से पहले उनका जो नाम है थोड़ा चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ डिस्प्ले नेम, और यहाँ पे आप कर लें ड्राई नेम, थोड़ा बेटर हो जाएगा। और यहाँ पे डिस्प्ले नेम जो मेरे पास आ रहा है, एक सेकेंड, अभी ये आपसे एक नेम स्पेस रिक्वायर्ड होगा इसको, तो आप यहाँ पे एनेबल कर दें इसको, सिस्टम डॉट कॉम्पोनेंट डॉट मॉडल, ये टॉप पे ऐड कर दिया और अब आपके लिए एनेबल हो गया डिस्प्ले नेम। अच्छा, एक और काम करना है रिक्वायर्ड वाला काम भी, तो मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड
और रिक्वायर्ड के लिए एक बनाता हूँ एरर मैसेज। अच्छा, रिक्वायर्ड को भी पहले इनेबल कर लेते हैं इस तरीके से। ये नोटेशन वाला काम है। और यहाँ पे हम कर लेते हैं एरर मैसेज नेम इज रिक्वायर्ड, मतलब कि अगर ये फील्ड खाली होगी तो लिखा हुआ आ रहा होगा नेम की फील्ड के ऊपर नेम इज रिक्वायर्ड। यही सेम काम मुझे फर्दर फील्ड के साथ भी करना है, डेजिग्नेशन ऑफ इमेज। तो मैं यहाँ पे आके डेजिग्नेशन के साथ भी कर देंगे एम्प्लॉय डेजिग्नेशन, और यहाँ पे हम कर देंगे डेजिग्नेशन इज रिक्वायर्ड। पर एट लास्ट मुझे इमेज चाहिए। तो इमेज के लिए जो मैंने कहा था डिस्प्ले नेम चेंज करेंगे हम। इमेज पाथ नहीं शो करना है क्योंकि वो थोड़ा वेट हो जाएगा, तो हम यहाँ पे सिंपल कर लेंगे प्रोफाइल, एम्प्लॉय प्रोफाइल कर लेते हैं इसको प्रोफाइल, ताकि एक यूआई पी थोड़ी हमारे बेटर हो जाए। इतना करने के बाद हमें जो ये वाली फील्ड बनाई है ना हमने, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसका जो नाम रखा है आपने इमेज फाइल, इसको नोट कर लिया, इसको कर लें कॉपी बेसिकली। और चले व्यू के पास, जो हमारा क्रिएट का व्यू था ना, क्योंकि हमने यहाँ पे ये करना था कि एडिटर 4 को कन्वर्ट करना था किस फॉर्म में, एचटीएमएल का टैग नहीं होता इनपुट टाइप फाइल, उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो भाई हम यहाँ पे ये करेंगे कि इस पूरे एरिया को आप कर दें, दोनों लाइन्स को कर दें रिमूव, और यहाँ पे सिंपल लिखें आप आई एम जी नहीं सॉरी, इनपुट टाइप जो फाइल होता है हमारा वो आएगा इनपुट टाइप फाइल। ये एक बटन बन जाएगा आपके लिए जिसके थ्रू आपकी मतलब इमेज जो है ब्राउज इजीली हो सकती है। और इसके अंदर एक लगा दें आप रिक्वायर्ड, क्योंकि रिक्वायर्ड हमारी दो फील्ड तो ऑलरेडी है, नेम की फील्ड वहां से हमने मॉडल से रिक्वायर्ड करा ली और डेजिग्नेशन को भी मॉडल से रिक्वायर्ड करा लिया। लेकिन जो मेरे पास इमेज की फील्ड थी उसको मैंने यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं लगाया, ना ही मुझे जरूरत है लगाने की। तो मैं उसका रिक्वायर्ड कहाँ लाऊंगा, उसका रिक्वायर्ड लाऊंगा मैं व्यू के पास, रिक्वायर्ड। और एक लास्ट फील्ड है नेम की, और नेम में हम वही पास कर देंगे जो कि हमने अपना व्यू का नाम रखा था, व्यू पे प्रॉपर्टी का नाम रखा था इमेज फाइल, वही हमने यहाँ पे नेम के अंदर पास कर देना है। तो हमने यहाँ पे ये कर लिया कि अपनी उस एडिटर फोर को कन्वर्ट कर दिया सिंपल इनपुट टाइप टेक्स्ट के अंदर, और इसका नाम जो है इमेज फाइल रखना है, जो कि आपके मॉडल की जो नई प्रॉपर्टी बनी है ना उससे मैच करता होना चाहिए, ये लाजमी है। और लास्ट में इसको हमने रिक्वायर्ड भी कर दिया था ताकि इस फील्ड को आप खाली ना छोड़ सको। इतना करने के बाद इसकी यूआई चेंज चेक करते हैं कि किस तरीके से बनी है, यूआई थोड़ी बेटर हुई, फिर हम एक्चुअल डेवलपमेंट की तरफ मूव कर रहे होंगे। ओके क्लास, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बटन भी आगे बना हुआ और जो नेम थे वो भी थोड़े बेटर होगा, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय डेजिग्नेशन, अच्छा स्पेस में थोड़ा देखना है मेरे को, और एम्प्लॉय प्रोफाइल आ गई है ये चीज़ें। प्रोफाइल के साथ वो बटन आ रहा है जिस पे आप क्लिक करके अपनी पिक्चर्स वगैरह को इजीली ब्राउज कर सकते हो जो भी आपके पीसी के अंदर होगी। अच्छा, अब हमें काम करना है इस क्रिएट के बटन के ऊपर कि एक्चुअल में जब क्रिएट के बटन पे क्लिक करें तो हमारे पास डेटा ये सारा फॉर्म का उठे और डेटाबेस में जाके सबमिट हो रहा हो। तो ये काम हमें मेन करना है। अच्छा, तो आप में बनाना है इस क्रिएट वाले मेथड का पोस्ट बैक मेथड, जिसके थ्रू वो बटन पे क्लिक करें हम इस इंडेक्स के क्रिएट के बटन पे तो एक्चुअल में डेटा हमारा सबमिट हो रहा हो। कॉपी बनाते हैं इसकी, कॉपी एंड पेस्ट, और उसके ऊपर मेंशन कर देंगे हम HTTP पोस्ट, क्योंकि ये पोस्ट बैक मेथड है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जिस क्लास के लिए बन रहा है उस क्लास का नाम पास करेंगे और उसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो क्लास का नाम था एम्प्लॉय, और ऑब्जेक्ट इसका कुछ भी कर लो, मैं ये कर लेता हूँ कि ई के थ्रू सारा हम काम करने वाले हैं। यानी कि आप जब फॉर्म में डेटा फिलअप करेंगे ना तो सारा डेटा उठ के कहाँ पे आ जाएगा, ई के पास आ जाएगा, और ई के पास सारी आपको वैलिडेशन ऐड करनी है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज और है, वो ये कि आपका जब ये फॉर्म बना है व्यू वाला फॉर्म, यहाँ से डेटा एक्चुअल में सबमिट होगा, दिस वन इंडेक्स का फॉर्म नहीं है आपका क्रिएट वाला, तो यहाँ पे जो फॉर्म है ना इसके अंदर आपको एक चीज ऐड करनी है, वो लाजमी है, क्योंकि वो एक एट्रीब्यूट है, समझ लो कि अब आप क्या कर रहे हो, आपका नॉर्मल फॉर्म नहीं है, ये ऐसा फॉर्म है जिसके थ्रू आपकी जो मल्टीमीडिया फाइल है वो भी मूव कर रही है। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज करेंगे ENC टाइप का, ठीक है, वो कहाँ पे ऐड करना है वो भी देख लो। तो आपको व्यू के ऊपर आके एक कमांड लिखनी है, ठीक है, एक लाइन ऑफ कोड ऐड करना है, वो ये कि जब आपका फॉर्म बिगिन हो रहा होगा ना, जो फॉर्म आपका ओपन हो रहा है उसमें ये पहले चीज तो आपको ये बतानी है कि ये फॉर्म कौन से व्यू पे जाके एग्जीक्यूट होगा। तो अपनी एग्जीक्यूशन पॉइंट भी क्रिएट ही रखेंगे क्योंकि क्रिएट पे हम काम कर रहे हैं। उसके बाद ये बताना है कि कंट्रोलर कौन सा आपका फॉर्म कंट्रोलर है, और फिर आपको मेंशन करना है कि ये फॉर्म जो डेटा लेके जाएगा कौन से मेथड के थ्रू डेटा लेके जाएगा, पोस्ट है गेट से। तो बाय डिफॉल्ट जो है ना ये पोस्ट से लेके जा रहा होता है, लेकिन फिर भी आपको जो है ना पोस्ट मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि आप इसके साथ इमेजेस को भी फॉरवर्ड कर रहे हो, इमेजेस से कोई भी मल्टीमीडिया डेटा होता है। और लास्ट में आपको मोस्ट इंपोर्टेंट ऐड करना है ENC टाइप का एट्रीब्यूट, जिसमें आपको लिखना होता है मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डेटा, जो कि आपको आपकी जो बेसिकली इमेजेस है या कोई भी मल्टीमीडिया है उसको सेंड करने के लिए कैपेबल कर देगा आपके इस फॉर्म को, यानी कि फॉर्म को थोड़ा सा अपग्रेड करना है।
अब अपग्रेड करने के बाद हम चलते हैं अपने कंट्रोलर पे, और यहाँ पे सारा डेटा हमारे पास आ जाएगा ई के पास, और ई के बाद हम फर्दर लॉजिक लगाएंगे यहाँ पे कि इमेज को सेपरेट करना है, पाथ को उसको उठाना है और लेके जाना है डेटाबेस तक, बाकी डेटा को भी स्टोर करना है। ये सारा काम करेंगे, लेकिन उससे पहले एक दफा ट्राई कर लेते हैं क्या हमारा जो फॉर्म है उसको यूआई कंप्लीट हो चुका है। अगर यूआई कंप्लीट हो चुका है, सही तरीके से काम कर रहा है वो, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, डेवलपमेंट की तरफ चलेंगे। तो ये हमारे पास आउटपुट है जो भी अभी हमने काम किया है। अच्छा, अभी ये कि फिलहाल हम कुछ किए बगैर यहाँ पे क्रिएट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने सबसे पहले वैलिडेशन आएगी आपके इनपुट टाइप फाइल की, जो कि आपने व्यू पे लगाई है। इसमें ये होगा कि आप एटलीस्ट जो है ना आपको एक फाइल सेलेक्ट करनी पड़ेगी जो कि इमेज फाइल होगी आपकी। तो मैं यहाँ से एक इमेज फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, उसके बाद जैसे मैं क्रिएट करूंगा तो मेरे पास अगेन एक वैलिडेशन आएगी जो कि मैंने मॉडल भी लगाई है अपनी, कि नेम इज रिक्वायर्ड एंड डेजिग्नेशन इज रिक्वायर्ड। अब इसको आप जब फिलअप कर दोगे, फॉर सपोज कुछ भी आपने नेम फिलअप किया और डेजिग्नेशन आपने कुछ भी फिलअप किया, और इमेज भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं अगेन, क्योंकि इमेज अनसेलेक्ट हो चुकी थी मेरे पास, और मैं करता हूँ क्रिएट। तो मेरे पास कुछ नहीं हुआ बेसिकली, क्योंकि अब जैसे मैं क्रिएट के बटन पे क्लिक किया ना तो वो आ गया मेरे पास, जो क्रिएट का मेरा पोस्टेड वाला व्यू है ना, पोस्ट बेस व्यू, उस पर आ गया है। तो वहां पे हमने कोई लॉजिक नहीं लिखी, अब लॉजिक लिखेंगे वहां पे कि वहां पे डेटा आ रहा है तो उसको मैनेज करना है, तो वो काम करते हैं आप। तो यानी कि जब क्रिएट के बटन पे क्लिक करें तो हम कहाँ पे आ रहे हैं, इस जगह पे आ रहे हैं, यानी कि सारा डेटा उठ के हमारे पास आई के पास आ चुका होगा। अब आगे फर्दर मूव करने से पहले हम ये करते हैं, एक फोल्डर क्रिएट करते हैं यहाँ पे अपना, जो मेरे पास वर्किंग एरिया है यहीं पर ही आके मैं एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ, ऐड न्यू फोल्डर, और इसका नाम दे रहा हूँ मैं इमेजेस विद कैपिटल आई। ये जरूरी है, मतलब कोई भी फोल्डर क्रिएट कर सकते हो आप जहाँ पे आप अपनी इमेजेस को फिजिकली तौर पे स्टोर कर दोगे यहाँ पे, ठीक है। डेटाबेस में पास जा रहा होगा, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में इमेज हमारी मूव हो रही होगी, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे आप क्रिएट के व्यू पे हमें सारा काम करना है, वो क्या काम है हमारा, तो उसकी लॉजिक देख लें। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि हमारे पास मॉडल स्टेट वैलिड है या नहीं है, यानी कि हमने जो वैलिडेशन लगाई है वो तरीके से काम कर रही है। अगर सब कुछ सही रहे तो इफ मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड, मतलब ये कि सारी फील्ड्स प्रॉपर तरीके से फिलअप हुई भी हो, तब जाके काम करना है। इजिकल टू ट्रू करते हैं। अगर मॉडल स्टेट मेरी ठीक हो तो फिर ये क्या करें, सबसे पहला काम ये करना है कि हमें जो फाइल मिलेगी ना इमेज फाइल, उसके उसको दो पीस में डिवाइड करना है। पहला पीस उसका नेम का पीस होगा, जिसे आपने अभी इमेज देखी थी मेरी नोकिया डॉट जेपीजी, तो यहाँ पे नोकिया एक सेपरेट पार्ट है और डॉट जेपीजी एक सेपरेट पार्ट है। तो अलग अलग चीजें होती हैं, एक होती है इमेज का नाम, तो एक होता है उसकी एक्सटेंशन। आपको पता है डॉट जेपीजी, पीएनजी, जीआईएफ, इस तरीके से इमेजेस की एक्सटेंशन होती है। तो उनको हमें पहले डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक करना है। पहला मेरा वेरिएबल है फाइल नेम, कर लेते हैं फाइल नेम इक्वल टू, अब फाइल नेम किस तरीके से गेट करेंगे, पाथ की हम एक क्लास यूज करेंगे। अब जैसे आपने पाथ को ऐड किया तो ये भी एक आपसे नेम स्पेस को मांगेगा जिसका नाम सिस्टम डॉट आईओ, मतलब इनपुट आउटपुट, यानी कि अब हम एक्चुअल में इनपुट आउटपुट से मैनिपुलेशन कर रहे हैं ना डेटा से, यानी कि एप्लीकेशन में इनपुट करा रहे हैं इमेजेस को, फिर आउटपुट करा रहे हैं डेटाबेस के अंदर, तो ये हमें ऐड करवाना पड़ेगा नेम स्पेस। पाथ की क्लास नेम भी होगा, अब इसका फंक्शन है गेट फाइल नेम विदाउट एक्सटेंशन, गेट फाइल नेम विदाउट एक्सटेंशन, यानी कि यहाँ पे सिर्फ फाइल आएगा। जैसे कि फॉर सपोज मैंने इमेज सेलेक्ट करी ए डॉट जेपीजी, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, सिर्फ ए मिलेगा, डॉट जेपीजी फिल्टर आउट हो जाएगा। अच्छा, वो कहाँ से मिलेगा, वो मुझे मिलेगा सब डेटा तो ई के पास आया है, तो ई डॉट, आप ई डॉट जैसे करोगे तो जो मॉडल के पास प्रॉपर्टीज है ना, डेजिग्नेशन, आईडी, नेम वगैरह सब आ रहा है। अब क्वेश्चन ये सर, इमेज के लिए आपने बनाई दो प्रॉपर्टीज, एक इमेज फाइल और एक इमेज पाथ, तो हमें फाइल जो मिलेगी वो मिलेगी इमेज फाइल से, पाथ से नहीं मिलेगी, ठीक है। इमेज फाइल आपने ऐड करा ली, और इसमें से क्या निकालना है, इसका फाइल नेम निकालना है बस। यानी कि इमेज फाइल मेरी प्रॉपर्टी का नाम था, उस प्रॉपर्टी में से मुझे क्या निकालना था, फाइल का नाम निकालना है और स्टोर कर देना है फाइल नेम के वेरिएबल के पास। ये आपने पहला काम कर लिया, और यहाँ पे लगा दो सेमीकोलन। अच्छा, अब करते हैं दूसरा काम, सेम स्ट्रिंग, इसका नाम रखता हूँ मैं वेरिएबल का फाइल, सिंपल करते हैं एक्सटेंशन करते हैं। एक्सटेंशन है मेरी, और एक्सटेंशन के अंदर ये तीन है एक्सटेंशन इक्वल टू, ये भी पाथ के थ्रू निकलेगा, पार्ट की क्लास के थ्रू, लेकिन इसके अंदर जो मेथड का नाम है वो है गेट एक्सटेंशन, गेट एक्सटेंशन, और वहीं से निकलेगी ई डॉट इमेज फाइल से निकलेगी एक्सटेंशन हमारी डॉट फाइल में, ठीक है। तो अभी फॉर सपोज इमेज सेलेक्ट करी थी मैंने ए डॉट जेपीजी, तो ए डॉट जेपीजी में से ए निकल के यहाँ पे स्टोर हो जाएगा और डॉट जेपीजी निकल के यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। अभी अलग अलग करने का मकसद है कुछ, ठीक है, क्योंकि हमें इसको मूव करवाना है अपने फोल्डर के अंदर भी, बाद में इसको कंबाइन करके हम स्टोर करेंगे डेटाबेस के अंदर। ये काम हमने कर लिया। अच्छा, उसके बाद हमें एक मेथड यूज करना है एचटीटीपी पोस्टेड फाइल बेस, जो कि हमने मॉडल में यूज किया हुआ है ना। तो एचटीटीपी पोस्टेड फाइल बेस, और ये क्लास है बेसिकली एचटीटीपी पोस्टेड फाइल बेस, और इसका बनाते हैं हम ऑब्जेक्ट अपना। तो मैं कह रहा हूँ पोस्टेड
फाइल का मेरा बन गया ऑब्जेक्ट, इट कुड बी एनीथिंग, ठीक है, मैंने पोस्टेड फाइल बना लिया, इक्वल टू ई डॉट इमेज फाइल, इमेज पाथ में, सॉरी इमेज पाथ को हम बाद में यूज करेंगे, बस इमेज फाइल के थ्रू सारा काम करना है हमारे को। तो क्या हो गया मेरा, जो ई का मतलब है मेरा अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट जिसके पास आईडी नेम डेजिग्नेशन सब आ रहा होगा, उसमें सिर्फ क्या निकाला मैंने, फाइल को निकाला इमेज की और स्टोर कर दिया पोस्टेड फाइल बेस के ऑब्जेक्ट के पास जिसका नाम है पोस्टेड फाइल। इसका रीजन ये था कि हम वैलिडेशन में लगाना चाह रहे हैं कि इमेज का साइज ये हो, इमेज जो है ना मतलब प्रॉपर वैलिडेट हो, फॉर्मेट उसका MP4 वगैरह ना हो फाइल का, तो वो भी चीज चेक करूंगा मैं। अब सबसे पहले हम चेक करते हैं इसका साइज, साइज की पहले बात करते हैं। तो इंटीजर लेंथ का वेरिएबल है इक्वल टू, अब सारा डेटा उठ के आ गया पोस्टेड फाइल के पास, तो मैं यूज करूंगा पोस्टेड फाइल का ऑब्जेक्ट डॉट कंटेंट टाइप भी और लेंथ भी, हमें लेंथ यूज करनी है कि हमें जो फाइल मिल रही है उसका साइज क्या है। साइज उठ के कहाँ पे आ गया, लेंथ के वेरिएबल के पास आ गया। अब लाते हैं सिंपल सी लॉजिक, अपनी इफ की लॉजिक लगाएंगे हम। सबसे पहले तो चेक करते हैं एक्सटेंशन सही आ रही है हमारी, यानी कि डॉट जेपीजी वगैरह जो भी होगा हमारा वो कहाँ पे उठ के आ गया, एक्सटेंशन के वेरिएबल के पास आ चुका होगा। अगर फॉर सपोज किसी ने बाय मिस्टेक कोई मतलब सॉन्ग सेलेक्ट कर लिया तो वहाँ पे क्या मिलेगा उसको, डॉट MP3 MP4 सेलेक्ट मिल रहा होगा, तो MP3 MP4 जो भी होगा यहाँ पे आ जाएगा एक्सटेंशन के वेरिएबल के पास। तो यहीं पर लॉजिक बना देंगे हम अपनी इफ के थ्रू कि इफ एक्सटेंशन के पास मेरे पास जो है, अगर वो हो, पहले उसको कन्वर्ट करो लोअर केस के अंदर टू लोअर केस के अंदर, ठीक है, और फिर कन्वर्ट करने के बाद चेक करो इक्वल हो वो किसके, डॉट JPG के, कि अगर हमारी जो फाइल सिलेक्ट करी किसी ने वो JPG हो, या फिर हमने लगाया और ऑपरेटर, ये और ऑपरेटर होता है, ये चेक करता है या तो ये या तो फिर वो, क्योंकि हमें पता है ना कि इमेज के डिफरेंट टाइप्स होती है, तो हम एक और चीज चेक करते हैं कि JPG नहीं है तो फिर ये चेक करो एक्सटेंशन डॉट लोअर केस में पहले कन्वर्ट करते हैं और फिर चेक करते हैं कि ये हमारी इक्वल हो JPEG के, एक ये भी टाइप होती है। और उसके अलावा एक और दफा चेक करते हैं एक्सटेंशन डॉट टू लोअर केस, अब चेक करा रहे हैं इक्वल टू PNG। ये तीन टाइप मैंने मतलब वैलिड रखी है कि इन तीनों में से कोई भी टाइप होगी मेरे पास तो मतलब ठीक है। इसके अलावा कोई टाइप का अगर डेटा आएगा, फॉर सपोज जिफ टाइप का डेटा आ गया या किसी और टाइप का अगर मेरे पास इमेज आएगी तो वो एक्सेप्टेबल नहीं रहेगी मेरे लिए, ठीक है। ये तीन चीजें खाली, JPG JPEG या फिर PNG। तो यहाँ पे आप जो है ना बिल्कुल, क्योंकि आपको डॉट तो मिलेगा ना, डॉट करके फाइल्स होती है, कुछ इस तरीके से काम होगा, ठीक है। ओके, तो यानी कि फर्स्ट फेज हमारा हो गया कि टाइप हमारी मैटर करती हो, टाइप हमारी सही हो, वैलिडेट हो। अगर टाइप हमारे पास वैलिडेट है तो अगेन हम चलाएंगे इफ। और अब बात करेंगे लेंथ की। जो लेंथ हमारे पास बनाया था ना, लेंथ का मकसद ये था कि उसमें जो भी फाइल का साइज था वो उठ के आ चुका था। अब उसको चेक करते हैं कि इफ लेंथ हमारी लेस देन हो या इक्वल टू हो एटलीस्ट, ठीक है। ये हमारे पास जो साइज है वो है तकरीबन 1 MB के अकॉर्डिंग, ये बाइट्स में साइज होता है, तो ये हमारा बन गया 1 MB। कि अगर हमारी लेंथ जो कंटेंट की आई है, क्योंकि कंटेंट की लेंथ उठ के कहाँ पे आ गई थी, एट द एंड लेंथ के वेरिएबल के पास आ गई थी, तो अगर वो लेंथ हमारी लेस देन हो 1 MB से, यानी कि इमेज का साइज शुड बी लेस देन टू 1 MB, तो फिर आगे हमें लॉजिक लगानी है क्या, कि अब जो हमने अलग अलग काम किया पता है ना, फाइल नेम को अलग किया हुआ था, एक्सटेंशन को अलग किया हुआ था, कंबाइन करते हैं, कंबाइन करेंगे और मूव करेंगे इमेज को इमेज के फोल्डर के अंदर, और उसके पाथ को मूव करेंगे डेटाबेस के अंदर। बस ये काम करना है हमारे। फाइल नेम इक्वल टू फाइल नेम प्लस एक्सटेंशन, तो ये मर्ज होकर कहाँ पे आ जाएगा, अगेन फाइल नेम के पास आ गया डेटा, लेकिन अब जो डेटा आया होगा प्रॉपर तरीके से आ गया होगा, A.jpg पूरा आ गया होगा, क्योंकि यहाँ से A मिलेगा उसको और यहाँ से .jpg मिल रहा होगा एज्यूम के तौर पे, वो कंबाइन होकर दोबारा कहाँ आ गया, फाइल नेम के पास ही आ गया डेटा। अब इस डेटा को हमें दो काम पहले हमें करना है, इसको फोल्डर कहते हैं मूव, तो फोल्डर मूव करने के लिए हमें पाथ चाहिए होगा इमेज का, तो ई डॉट, अब नीड पड़ेगी इमेज पाथ की हमारे को, दिस वन इक्वल टू, अब पाथ हमें सेट करवाते हैं यहाँ पे, मैं आपको दिखा दूं मैंने जो फोल्डर बनाया था, तो ये मेरा फोल्डर था, दिस वन। अब इस फोल्डर को यहाँ पे हम रेफर करने के लिए लगाएंगे डबल कोर्स में, पहले लगाओ टिल्ट सिंबल, टिल्ट का मतलब होता है रूट, ठीक है, यानी कि आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर आ गए हो यहाँ पे। अब इसमें कौन सा फोल्डर है, इमेजेस का फोल्डर है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके लिखो IMAGES, इमेजेस रूटो कॉपी होना चाहिए बिल्कुल, जैसे आपने वहाँ पे फोल्डर बनाया हुआ है अपना, इमेजेस कर लिया आपने, स्लैश कर देना है,
सो स्लैश यहाँ पे आएगा उसके पास, ठीक है। और उसके बाद जो भी फाइल होगी हमारी प्लस करके कॉन्केटेनेट करा लो फाइल नेम, यानी कि कुछ इस तरीके से बनेगा। जो डेटाबेस में पास जाएगा इस तरीके से जाएगा कि स्लैश इमेजेस फोल्डर है, उसके अंदर फॉर सपोज इमेज पड़ी है मेरी, इसके a.jpg जो भी इमेज का नाम होगा। तो यानी कि डेटाबेस में इमेज का पाथ भी जा रहा होगा, कहाँ पे इमेज को जाना है, और इमेज क्या है वो भी जा रही होगी, मेरे पास दोनों चीजें जा रही होगी। अच्छा, अब इसको करते हैं मूव एक्चुअल में। तो मूव करवाने के लिए जो कमांड है हमारे पास वो है फाइल नेम इक्वल टू पाथ, वही क्लास पाथ के जो हम गेट एक्सटेंशन वगैरह में यूज करते हुए आ रहे हैं, डॉट कंबाइन, और इसमें हम यूज करेंगे सर्वर मैप, सर्वर डॉट मैप पाथ, और यहाँ पे हम वही पाथ को अगेन पास करेंगे। अब ये बात हमारा जा रहा है डेटाबेस के अंदर, एज कर लेते हैं हम यहाँ पे आके इमेज स्लैश कॉमा और फाइल नेम आ जाएगा हमारा दिस वन। तो ये जो लाइन लिखी है मैंने, ये लाइन लिखी डेटाबेस में। अब जो एसक्यूएल है मेरा, उस फील्ड में भी यही पास जाएगा मेरा कि स्लैश इमेजेस का फोल्डर का नाम स्टैटिक जा रहा होगा, और प्लस के बाद यहाँ पे तो कॉमा लगा हुआ है, कॉमा के बाद यहाँ पे हमारी वो इमेज का नाम होगा जो कि एक्चुअल में हम सिलेक्ट करी होगी, a.jpg b.jpg जो भी इमेज होगी हमारी। तो ये दो काम कर लिया हम लोगों ने। अब एक्चुअल में डेटा को करना है सेव बस। तो ई डॉट इमेज फाइल डॉट सेव, पहले इमेज को सेव करवाते हैं, सेव एज फाइल नेम, ये हो गई हमारी इमेज। और अब कराते हैं अपने कंबाइंड डेटा को सेव। तो डीबी डॉट इम्प्लॉय जो हम करते आते हैं शुरू से, वो अब काम करना है हमारे को, डॉट ऐड। और ऐड क्या करना है, ई को पास कर देंगे हम। ई के पास तो सभी कुछ है, आईडी भी है, डेजिग्नेशन भी है, क्योंकि ई तो हमारा ऑब्जेक्ट है ना, इसके पास सब कुछ है, ये अपने पास कर दिया यहाँ पे। और आखिर में डीबी डॉट सेव चेंजेस करना है आपको, डीबी डॉट सेव चेंजेस, और ये आपको रिटर्न करेगा 0 या 1। तो 0 1 को गेट कर लो इंटीजर के पास, इंटीजर x इक्वल टू 0 या फिर 1 जो भी होगा। अब लगाते हैं यहाँ पे सिंपल से लॉजिक के इफ x के पास वैल्यू आई है ग्रेटर देन टू 0, मतलब डेटा सेव हो चुका है। डेटा सेव हो चुका है तो क्या करो, एक टेम डेटा बनाओ, उसका नाम रखो क्रिएट मैसेज इक्वल टू, और यहाँ पे एक अलर्ट लगा देंगे जावास्क्रिप्ट की अपनी, स्क्रिप्ट ओपन और कॉपी पेस्ट, स्क्रिप्ट क्लोज, डेटा हैज बीन इंसर्टेड। ठीक है, तो ये हमारे पास एक अलर्ट आ गया, सब कुछ सही होगा तो। एल्स में एल्स भी लास्ट में यूज करना है इसका, एल्स में होगा क्या, अलर्ट ये नहीं आएगी, यहाँ पे आके एल्स को यहाँ पे लिख देंगे नॉट डेटा एज, सॉरी यहाँ पे नॉट इंसर्टेड, ये कर लिया हमने काम। अच्छा, उसके अलावा बाकी जो अलर्ट्स हैं, जैसे कि अगर वैलिडेशन में मसला हो या लेंथ वगैरह में मसला हो, तो उसकी भी अलर्ट्स हम डिफाइन करते रहेंगे हैंड टू हैंड। जैसे कि ये वाला इफ था हमारा लेंथ के हवाले से, तो इसका एल्स हमने यहाँ पे ऐड करना है कि अगर लेंथ में कोई इशू आता है तो फिर हम एक और मैसेज बनाते हैं टाइम डेटा के अंदर ही, इस कर दिया मैंने। और इसका मैं नाम रखूंगा, ये कौन सा मैसेज है, साइज का इशू है ना, तो साइज मैसेज, और इसमें हम लिख देंगे इमेज साइज शुड बी लेस देन 1 MB। ठीक है, इफ एल्स में काम किया मैंने कि इफ में अगर मसला हो तो फिर वो अलर्ट भी शो हो जाए ना हमारे पास। और एट लास्ट हमारे को एक और हमने बनाया था टाइप का, तो ये कहाँ पे आ रहा है इसको भी देख लेते हैं। ये मेरे ख्याल से यहाँ पे आ रहा है, तो इसका भी यूज करना पड़ेगा हमारे को कि अगर टाइप 4 सपोज मिल जाती MP4, तो फिर क्या करना है, डेटा सेव नहीं होगा हमारा, लेकिन करना क्या है, तो फिर आप ये करें टाइम डेटा अगेन प्रिंट कर दें, और यहाँ पे लिख देंगे आप, इसका नाम रखते हैं हम साइज का मैसेज हो गया, तो आप कर लेते हैं इसका फॉर्मेट, फॉर्मेट मैसेज, और इसमें हम लिख देंगे अलर्ट के अंदर फॉर्मेट नॉट सपोर्टेड। ठीक, यानी कि हर एक मतलब इशू का मैंने एक वैलिडेशन मैसेज ऐड कर दिया, जो कि यूजर को डिफाइन भी हो रहा होगा, नजर भी आ रहा होगा। अच्छा, ये सब काम करने के बाद अब जो सक्सेस का मैसेज है मेरा दिस वन, इसको सिर्फ प्रिंट करना है मुझे इंडेक्स के ऊपर, क्योंकि मैं आखिर में मूव करूंगा इंडेक्स की तरफ। तो इंडेक्स की तरफ मूव करने के लिए, इंडेक्स की तरफ मूव करने के लिए हम यहाँ पे एक कमांड और ऐड करेंगे बिल्कुल लास्ट के अंदर, रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन, और कहाँ पे मूव करना है, इंडेक्स पे मूव करना है।
अच्छा रिडायरेक्ट टू एक्शन आएगा, सॉरी रिटर्न रिडायरेक्ट टू एक्शन। और कौन सा व्यू है, इंडेक्स का व्यू, कौन से कंट्रोलर में है, अबाउट के होम के कंट्रोलर में, दिस वन। यहाँ पे मूव कर गए और अब मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे मैसेज भी चाहिए हमें सक्सेस का इंडेक्स की तरफ, तो चलते हैं इंडेक्स पे। टॉप पे आके यहाँ पे @html.raw, क्योंकि जावास्क्रिप्ट है तो रॉ फॉर्मेट में हमें डेटा चाहिए होता है, और यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे अपना सक्सेस मैसेज। ये सक्सेस मैसेज है, लेकिन अगर कोई इशू होता है तो हम कहीं मूव नहीं कर रहे हैं, हम कहाँ पे खड़े हुए, स्टिल क्रिएट पे खड़े हुए हैं। तो क्रिएट पे 3 अलग अलग किस्म के इशू आ सकते हैं। एक तो ये कि डेटा सेफ नहीं हुआ, ड्यू टू एनी रीजन डेटा अगर हमारे पास सेफ नहीं हुआ तो हमारे पास आ जाएगा उसी क्रिएट के अंदर नेट नॉट सेफ का मैसेज। इसके अलावा ये कि अगर साइज का इशू हुआ तो साइज का एरर भी हम यहीं पर ही चाह रहे हैं, यहीं पर ही मिल जाए हमारे को, क्रिएट पे मिल जाए। और एट लास्ट हमें फॉर्मेट का इशू भी यहीं पर नजर आ जाए, फॉर्मेट मैसेज। तो ये मैसेज कब आएंगे, जब इनमें इशू होंगे, एक्चुअल में फॉर्मेट वगैरह का इशू हुआ तो फॉर्मेट के मैसेज हमें नजर आ रहे होंगे। तो आई थिंक दिस इनफ, ठीक है। और ये है कि मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, देखते हैं कि प्रॉपर तरीके से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके क्लास, तो क्रिएट करते हैं डेटा को अपने यहाँ से, ठीक है। मैं यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम सेलेक्ट कर लेता हूँ और डेजिग्नेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद इमेज के ऊपर हमने सारा काम किया हुआ है, तो इमेज को हमें देखना है। सबसे पहले हम ये करते हैं कि इमेज की जगह किसी अनफॉर्मेटेड डेटा को स्टोर करते हैं, जैसे लाइक एक पीडीएफ है मेरे पास, इसको मैं ऐड करने की कोशिश करता हूँ अपनी प्रोफाइल के अंदर। तो जैसे मैंने क्रिएट किया तो मेरे पास एक अलर्ट आ गया कि फॉर्मेट नॉट सपोर्टेड, जैसा कि हम चाह रहे थे, और हम स्टिल वहीं पर ही मौजूद है जहाँ पे थे, डेटा मेरा वहीं का वहीं है, बस इमेज मेरे को चेंज कर दी है। अब जाके मैं अगर प्रॉपर तरीके से इमेज को सिलेक्ट कर लूंगा, जैसे मैंने अपनी वैलिडेशन में ऐड किया हुआ है, मेरे पास एक इमेज पड़ी हुई है नोकिया डॉट जेपीजी की, अब ये चीज तो सपोर्टेड थी फॉर्मेट के अंदर, इसको हम करते हैं क्रिएट। तो एज यू कैन सी हम मूव करके इंडेक्स की तरफ और हमारे पास मैसेज आ गया डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, और ओके करते हैं तो डेटा पे डिस्प्ले हो रहा है हमारे पास। अच्छा बस एक चीज ये है कि इमेज डिस्प्ले नहीं हो रही, क्या हो रहा है, इमेज का पार्ट डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि डेटाबेस में क्या किया होगा, पाथ ही किया होगा। आपको दिखाऊं मैं, एसक्यूएल पे चलते हैं हम, और एसक्यूएल में आपको दिखा दूं पाथ कि एक्चुअल में वहाँ पे डेटा किस तरीके से। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे इमेज का पाथ जो किया वो फोल्डर के साथ गया बेसिकली मेरा, कि जब डेटा डिस्प्ले होगा तो इसी फोल्डर को देखते हुए डिस्प्ले होगा। एक चीज ये हो गई हमारी, और एक आखिरी चीज दिखानी है आपको, वो ये कि जो हम हमारी एप्लीकेशन में बनाया था फोल्डर था इमेजेस का, उसमें भी ये हुआ होगा हमारे पास कि इमेज एक्चुअल में मूव करी होगी हमारी, तभी तो वहां से पाथ आया। उसका देख लेते हैं, यहाँ पे इमेज के फोल्डर पे आते हैं, राइट क्लिक करते हैं, और यहाँ पे ओपन फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर के ऊपर क्लिक करें आप, तो आपके सामने देखो यहाँ पे वो नोकिया की इमेज डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। एक इमेज में ऑलरेडी टेस्ट कर चुका था, दोनों इमेजेस मेरे पास यहाँ पे आ चुकी है। एक छोटा सा काम वो करते हैं, इंडेक्स पे आते हैं, और इंडेक्स पे जो पार्ट डिस्प्ले हो रहा है ना, पार्ट डिस्प्ले नहीं करना हमारे को, यहाँ पे इसकी जगह इमेज चाहिए एक्चुअल में, तो डिस्प्ले नेम को यहाँ से रिमूव कर देंगे और यहाँ पे लगाएंगे आईएमजी का टैग, क्योंकि इमेज जो प्रिंट होगी इमेज के थ्रू, आईएमजी के टैग के थ्रू प्रिंट होगी, जो हमारा एचटीएमएल का टैग होता है इमेज का। अच्छा ये करते हैं, और यहाँ पे आने के बाद यूआरएल के अंदर जो ऐड करेंगे वो करेंगे url.content और आइटम डॉट, अच्छा यहाँ इमेज का पाथ आ जाएगा, फिर इस पाथ से रिलेटेड जो भी इमेज हो वो डिस्प्ले कर दो आप, और आखिर में इसकी विड्थ हाइट दे देंगे 100 by 100, ताकि इमेज का साइज थोड़ा सा सूटेबल हो जाए। बस अब रिलोड करेंगे तो इमेज हमारे पास जो है ना, बाकायदा उसका नाम नहीं आ रहा होगा, उसकी एक्चुअल इमेज डिस्प्ले हो रही होगी इमेज टेक के थ्रू। एग्जीक्यूट करते हैं एप्लीकेशन। ओके क्लास, यहाँ पे हमारे पास इमेज सक्सेसफुल डिस्प्ले भी हो चुकी है। अब आगे फर्दर काम करेंगे, एडिट कैसे करेंगे उसको, डिलीट कैसे करना है, और अपडेट कैसे, मतलब जो डिटेल्स वगैरह वो कैसे देखनी है। तो यहाँ तक हमने रखा था, कमिंग क्लास में आएंगे और उसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे।